जैसे कि एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा है, हम सबसे पहले एक डेमो क्लास करते हैं अक्सर। ये एक चलन का विषय है। मैं पर्सनल लेवल पे डेमो क्लास के काफी अगेंस्ट रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मेरा ये मानना है, गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। और माया का असर है कि शिष्य को प्रतीत होता है कि वो गुरु को ढूंढ रहा है, गुरु की परीक्षा ले रहा है, और वो अपने बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति गुरु हो सकता है, कौन सा गुरु बनने लायक है। ये गहरा विषय है। और आज का हमारा विषय लाल किताब है। आप आज की कक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक वो जिन्होंने लाल किताब का रस का आनंद लिया है, और एक वो लोग थैंक यू हैं दीशा। जो अभी बिल्कुल नए हैं। आज फर्स्ट टाइम लाल किताब के बारे में एस्ट्रो पाठशाला में सुनेंगे या समझेंगे। एस्ट्रो पाठशाला अपने यूनिक स्टाइल के लिए फेमस है। ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं, पर जिन लोगों के बीच में भी जाती है उनके दिल में एक जगह बना लेती है। ये एस्ट्रो पाठशाला की एक अचीवमेंट है। हमारे विद्यार्थी हम मानते हैं हमारे ही हैं, और वो हमारे ही होकर के रह जाते हैं। और इसी के लिए एस्ट्रो पाठशाला की सारी टीम कार्य करती है। उसके बैक एंड में बहुत कार्य होता रहता है हमेशा। और इसी कड़ी में कुछ महानुभावी हमारे जो विद्यार्थी गण हैं, वो शिक्षक पद को भी प्राप्त करें। और मैं और लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा ही होने का वाला है। कल रात तक मैं सोचता रहा कि लाल किताब के डेमो में मैं क्या करवाऊं और क्या ना करवाऊं। वास्तविकता तो ये है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं बिल्कुल खाली दिमाग से आप लोगों के बीच में आ गया हूं, क्योंकि जिन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं उनको बताने की आवश्यकता नहीं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, और ये समझाने की आवश्यकता नहीं कि हाँ मैं सक्षम हूँ और आप लोगों को मैं ये विद्या सिखा सकता हूँ। नयों के बारे में समझता हूँ कि आज के सेशन में कुछ हद तक उनको समझ लग जाएगी। बस इतना ही है कि मैं नए के लिए बता दूं, 18 वर्ष का अनुभव हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, 15 वर्षों का अनुभव है पढ़ाते हुए। और इस बीच में हजारों ज्योतिषाचार्य, हजारों इंटरेस्टेड लोग ऐसे आए जिन्हें कि हमें जो सेवा कार्य प्राप्त हुआ उसको भली भांति करने का प्रयास किया। मेरे दिमाग में क्लास में आने से पहले ये बात निकल कर के आई कि भाई सबसे पहले जब हम जन्म पत्रिका को देखते हैं और जब हम लाल किताब को फॉलो करते हैं, तो क्या चीज चेक की जानी चाहिए। पिछले डेमो में, जब पिछली बार डेमो हुआ था तो हमने कहा था बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध ग्रह को देखा जाना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला योग जो कुंडली में जांचने परखने योग्य है, जिससे एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में, एक व्यक्ति के गुण स्वभाव के बारे में और जिंदगी की ऊंचाई और नीचाई के बारे में काफी हद तक डिसाइड हो जाता है। उस योग को सबसे पहले देखना चाहिए। वो आप लोग भी अपनी कुंडलियां साथ रखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मेरा एक स्टाइल है कि हमारा चाहे कोई सेशन हो डेमो का या रेगुलर क्लास हो, हर क्लास, एक क्लास, एक दिन बंदा नई टेक्निक जरूर सीख के जाए। जब भी वो यहाँ से निकले, वो
कहे कि आज की कक्षा में मैंने बेजोड़ और नायाब चीजें सीखी हैं, और वो तुरंत लगाए और तुरंत एप्लीकेबल हो जाए, ऐसा इस तरह से हम लोग आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग तैयार रहें, और जैसा जैसा मैं समझाते चला जाऊं, दिमाग के दरवाजे खोल करके सिंपल रखें, ईगो को अपनी घर से बाहर निकाल दें और सहज समर्पण भाव से सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले जब आपके पास कुंडली होती है तो अपने जन्म पत्रिका में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, और या आपके सामने क्लाइंट के रूप में आए, आपने मात्र ये देखना है कि इस व्यक्ति का मंगल कैसा है। मंगल क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वैदिक ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, लाल किताब के विद्यार्थी हैं, या आपने बेसिक को समझा है। हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो मंगल से आती है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस संसार में जो भी कुछ है वो ऊर्जा का ही रूप है, और ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जीवन में वही व्यक्ति कामयाब है जो अपनी ऊर्जाओं को चैनलाइज करने में कामयाब हो जाता है। तो मंगल के माध्यम से हम दो बातें समझते हैं। पहला, कि इस व्यक्ति में ऊर्जा कितनी है। दूसरा, क्या ये अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में सक्षम है या नहीं। दो बातें ही आपको समझनी है। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनमें ऊर्जा नहीं होती है, एक वो जिनमें ऊर्जा तो होती है पर वो अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाते, उन्हें सही दिशा नहीं दिखा पाते। लाल किताब इसी को दो रूप से मानती है, कहती है कि मंगल के दो रूप हैं, एक मंगल नेक है और एक मंगल बद है। अर्थात एक मंगल का नेक स्वरूप, नेक का मतलब शुभ स्वरूप है। मंगल हमारे जीवन में जोश और उमंग, उत्साह का प्रतीक भी है। मंगल हमारे जीवन में मांगलिक कार्यों का प्रतीक भी है। जो मंगल हमें खुशी दे, तरक्की दे, उन्नति दे, और ये ध्यान रखना, ये दुनियावी तरक्की लाल किताब मंगल से देखती है। यानी संसार में कोई व्यक्ति कितना उन्नति प्राप्त करेगा, ये लाल किताब मंगल ग्रह से भी देखती है। अगर मंगल नेक है तो दुनियावी उन्नति उसके कदम जरूर चूमेगी, और किसी भी तरह का वो सेलिब्रेशन, चाहे घर में हो या बाहर हो, उसको वो पूरा एंजॉय करेगा। अगर आपकी जिंदगी में बार बार सेलिब्रेशंस आते हैं और आप उन सेलिब्रेशंस का पूरा उपयोग करते हैं और वहां पर अपनी पूरी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, तो आपका मंगल नेक है। इसके विपरीत, यदि आपके जीवन में खुशी के पल पहली बात तो आते नहीं, और अगर आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं क्रोध में, ईर्ष्या में, लड़ाई में, झगड़े में तब्दील हो जाएं, तो समझ लेना मंगल बद है। मंगल बद वाले के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, पर ऊर्जाओं का सही उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये बात नहीं पता चलती। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल बद, मंगल नेक जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं। साथ में आपको बताऊंगा आप
अपने हाथ की रेखाओं से मंगल नेक और मंगल पद को कैसे समझते हैं। साथ में आपको बताऊंगा कि उसके लक्षण, और बताऊंगा जिनकी कुंडलियों में आज मंगल बद मिलेगा उसको ठीक कैसे किया जाता है, और उसके बहुत सारे उपाय मैं बताऊंगा। तो एक या दो या 10 या 15-20 नहीं, उससे भी ज्यादा मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। तो उन उपायों को आप नोट कीजिएगा, जिंदगी में काम बहुत आएंगे। और जब भी मंगल की बात आती है तो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है, वो होता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के विषय में भी लाल किताब क्या कहती है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में हम सभी ने पढ़ा, यदि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में हो तो हम मांगलिक मानते हैं। पर यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक मांगलिक व्यक्ति की मैरिज लाइफ खराब होती है? क्या प्रत्येक मांगलिक व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त होता है? तो प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा नहीं है। तो लाल किताब का क्या दृष्टिकोण है इस मांगलिक दोष के बारे में? सबसे पहले तो हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं, और बीच बीच में हम मंगल बद वाले लोगों के बारे में भी वो चर्चा करते रहेंगे कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। मांगलिक दोष आपने पकड़ लिया 1, 4, 7, 8 और 12। लाल किताब कहती है, जब तक मांगलिक दोष नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, या मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या आफ्टर द मैरिज हेल्थ की नेगेटिव सिचुएशन नहीं करेगा, जब तक कि मंगल बद ना हो जाए। अर्थात मंगल बद हो, मांगलिक दोष भी हो, तो ही लाल किताब कहती है कि व्यक्ति का मैरिज डिस्टर्ब होने के चांस मंगल ग्रह के कारण, ये ध्यान रखना, मंगल ग्रह के कारण उसको माना जाएगा। अब मैरिज तो कई कारणों से और कई ग्रहों की विपरीत स्थितियों की वजह से भी मैरिज डिस्टर्ब हो जाती है, परंतु मंगल की मैरिज डिस्टरबेंस को हम कैसे पहचानें? मंगल जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो अग्रेशन क्रिएट करता है। मंगल डिजायर का सबसे बड़ा प्लेनेट है, परंतु जब मंगल नेगेटिव हो जाता है तो उसे कहते हैं अनवांटेड डिजायर, या अनलिमिटेड डिजायर, या डायरेक्शन लेस डिजायर। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल करके बैठ जाता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ मैरिज करता है, साथ में अग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद, और सबसे ज्यादा अगर मंगल खराब हो जाए तो मार पिटाई, मैन हैंडलिंग, फिजिकल टॉर्चर अगर मैरिज लाइफ में शामिल है तो तुरंत समझ जाना चाहिए ये लक्षण मंगल के खराब होने का है। अगर कोई केस आपके सामने आता है और हस्बैंड वाइफ का केस है, और वो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि मार पिटाइयां हमारे बीच में चल रही है, फिजिकल टॉर्चर चल रहा है, तो समझ लेना इनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष भी है और मंगल बद भी है। ये होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास के बाद तुरंत समझ जाओगे, अगर मार पिटाइयां होती हैं आपस में तो मंगल ही कसूरवार है। मार पिटाइयां नहीं होती है, किसी अन्य वजह से आप लोगों के किसी के वो आपस में प्रॉब्लम है तो अन्य ग्रह जिम्मेवार हो सकते हैं, अदर इश्यूज हैं तो अन्य ग्रह जिम्मेवार हो सकते हैं। मार पिटाई, अग्रेशन, गुस्सा, या जहां पर नेचर के कारण, डोमिनेशंस के कारण, नैगिंग नेचर के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है
तो मंगल को जिम्मेवार मानना है। अब आपके सामने एक चैलेंज ये है कि सही सही तरीके से डायग्नोज करें कि मंगल बद कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसको हमने समझना है। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, आज ये मात्र एक डेमो क्लास है। हम अगली क्लास में सिस्टमेटिक वे से और बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट्स में मैंने ये कोर्स किया है। पहला होगा ग्रामर। सबसे पहले हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे, जैसे कि हर विषय को समझने के लिए उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, वो ग्रामर का रहेगा, लाल किताब की ग्रामर। दूसरे में पार्ट में हम करने जा रहे हैं, वो करेंगे प्रेडिक्शन। लाल किताब में एक भ्रम जाल की स्थिति भी है कि भाई लाल किताब केवल और केवल रेमेडीज पर ध्यान देती है, प्रेडिक्शन का पार्ट कमजोर है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हम इसमें प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे भी और प्रेडिक्शन की प्रैक्टिस भी आप लोगों से करवाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने क्लास में आप लोगों से वादा किया था कि आप ही लोगों की कुंडली ली जाएगी, कुंडली बनाई जाएगी और बना करके दिखाई जाएगी और फिर उस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या उसकी का प्रेडिक्शन क्या होगी। तीसरे पार्ट में हम रेमेडीज हैं लेकर के चलेंगे। रेमेडीज पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा कि रेमेडीज को किस तरीके से करना है, और रेमेडीज भी स्पेशलाइज्ड रेमेडी, नॉट स्टैंडर्ड रेमेडीज। स्टैंडर्ड रेमेडीज होती है जनरल रेमेडीज, ये कर लो वो कर लो, पर कुंडली के हिसाब से क्या रेमेडी बन रही है उस बात को पर जोर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा कोर्स ये 6 महीने का कोर्स है। 6th मंथ कोर्स रहेगा। संडे को 11:30 बजे और मंडे को शाम को 7:30। जो लाल किताब क्लास का टाइमिंग चल रही थी वो ही टाइमिंग चलती रहेगी। कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप आशुतोष से बात कर सकते हैं। और अभी हम चलेंगे इस बात के ऊपर कि मंगल बद को अपनी जन्म पत्रिका में किस प्रकार से देखा जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, ये आप लोग भी इसको समझें, पकड़ें। अपनी कुंडली में सबसे पहले क्या देखना है, वो देखना है आपने सबसे पहले कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य बुध एक साथ हैं या नहीं। सिंपल, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, अगर कुंडली में सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं और वो भी किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल नेक है। अब लाल किताब क्या समझाती है हमें, हमें लक्षण भी देखने हैं और लक्षणों में हम हस्तरेखा को भी इसमें जोड़ रहे हैं। जहां पर आवश्यकता होगी हाथ की रेखाओं के द्वारा भी आपको बताया जाएगा। तो सूर्य बुध यदि एक साथ किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो मंगल नेक है। अब कितना नेक है, जितना मंगल नेक होगा उतना ही व्यक्ति जीवन में राइज करेगा, उतना ही व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा जीवन में धन अर्जित करेगा। अब बहुत बार बात भी आएगी, कुछ लोग धन तो कमा लेंगे जिनका मंगल बद होगा, परंतु शास्त्र में कहा गया है धन कमाना उसे कहते हैं जिसमें मान सम्मान भी साथ में आए। हम धन तो कमा रहे हैं परंतु मान सम्मान हमारा नहीं है और मान सम्मान दांव पे लगा रहता है, या बेइज्जती होने का खतरा हो या वो कानून के खिलाफ हो, तो उस धन को अच्छा धन नहीं माना जाता। यहाँ मंगल नेक का मतलब अच्छे धन से,
विद रेस्पेक्ट ये मनी जो आ रहा है उसको मंगल नेक से बोला गया है। अब हाथ की रेखाओं में आपने ध्यान से समझना है, अपने हाथ में देखना है। ये जो लाइन है, जो अंगूठा है, अंगूठे के साइड से देखिए जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा के यहाँ से एक रेखा निकल करके चल रही है, लंबी रेखा, उसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, ब्रेन लाइन कहते हैं, दिमाग की रेखा। आज मेरे पास यहाँ पेन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। ये आपको मैं फिर शुरू से समझाता हूँ। ये फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर है, और इंडेक्स फिंगर और ये आपका थंब है, अंगूठा है। इन दोनों के बीच में एक, आपने देखा होगा इधर से रेखाएं निकलती हैं, दो रेखाएं। एक रेखा होती है जीवन रेखा, जो गोलाई लिए हुई रेखा नीचे तक जाती है, उसे जीवन रेखा कहते हैं। फिर से देखिएगा, ये जो गोलाई लिए हुए रेखा नीचे तक जाती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। और दूसरी रेखा जो बिल्कुल सीधी, एकदम बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर जाती है और हथेली को के लास्ट तक चली जाती है, जो हॉरिजेंटल रेखा है, ये ब्रेन रेखा कहलाती है। समझने वाली बात क्या है? क्या वो पेन मिला? क्या नहीं मिल रहा? अगर ये रेखा जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी का मतलब जितनी सीधी रेखा होगी, बिल्कुल सीधी, ये मैं ब्रेन लाइन की बात कर रहा हूँ, मस्तिष्क रेखा की बात कर रहा हूँ, ये जितनी सीधी होगी, बिना टूट फूट के होगी, इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कटफट नहीं होना चाहिए। ये जब मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा क्लास के अंदर, तो मैं आपको पेन से बना बना के दिखाऊंगा। ये मिल नहीं रहा इसमें, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो वो रेखा जितनी सीधी होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, समझ लीजिए ये आपका मंगल नेक है। दूसरा लक्षण, यदि ये लक्षण ना मिले तो दूसरा क्या लक्षण मिल सकता है, उसको भी नोट कर लीजिए आप। वो लक्षण होगा, कहीं पर पूरी हथेली में स्क्वायर का चिन्ह बना होगा, चतुर्भुज कोई बना होगा। छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर छोटा या बड़ा कहीं पर भी चतुर्भुज हाथ में बन रहा है, तो ये मंगल नेक की निशानी है। और ध्यान रखना, पूरी लाल किताब में जहां पर भी स्क्वायर आ जाए, जो चकोर चीजें जितनी भी होती हैं, इसे मंगल नेक की निशानी कहा गया है। इसलिए रेमेडीज में भी ये चीज आएगी, जिन लोगों का मंगल खराब होता है, या जो लोग मांगलिक होते हैं, जिनका मंगल कमजोर होता है, मंगल खराब होता है, अगर वो चकोर चांदी का टुकड़ा अपने पास रखते हैं, तो इससे मंगल ग्रह ठीक होने लगता है। जो स्क्वायर शेप है, वो मंगल नेक की निशानी है। तो मैंने दो लक्षण बताए, या तो हाथ में चतुर्भुज बना होगा, या आपकी दिमाग की रेखा, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होगी, तो आप समझ जाना। अगर आप हस्तरेखा की प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका हाथ में जो निशान आ रहा है, उससे कुंडली में इसका मंगल नेक है या मंगल बद है। उससे आपको उपाय करने में जो है आसानी आ जाएगी। और वो स्क्वायर में से अगर मस्तिष्क रेखा जा रही है तो भी वो स्क्वायर माना जाएगा? क्या कह रहे हैं? अगर स्क्वायर बन रहा है और उसके बीच से मस्तिष्क रेखा जा रही है तो भी वो वो काउंट मुझे होगा? देखना पड़ेगा कविता जी, जब हम क्लास में मिलेंगे ना, तो उसमें हम डिटेल करेंगे इसकी। तो अभी तो सिर्फ आप सूत्र नोट कर लो कि किस तरीके से ये मंगल नेक है। मैंने, आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं आज, जिन्हें मालूम है कि मैंने पामिस्ट्री का कोर्स करवाया था। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी लाइफ
की शुरुआत ज्योतिष में जो हुई वो पामिस्ट्री से हुई, और ये मेरा बहुत ही पैशनेट सब्जेक्ट है पामिस्ट्री। तो उसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और एक छोड़ो दो दो सूत्र बताऊंगा आप। पर अभी हम इस जिस पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं उस पर हम कर लेते हैं। अगर इसके विपरीत कोई ट्राइंगल बना हुआ है, कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बनता है, 3 रेखाएं आपस में ऐसे मिल करके कोई त्रिभुज बना दें, तो ये मंगल बद की निशानी हो जाती है। सर मंगल बद मतलब? मंगल बद का मतलब मंगल बुरा। मैं क्लास में हूँ, पापा चल दिए वहां से 9 बजे। सर स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों बन रहे होंगे तो? देखेंगे हम, है ना, जब क्लास में मैं देखूंगा। बिल्कुल ठीक है। चिंता मत कीजिए। जिन लोगों ने पामिस्ट्री नहीं सीख रखी, तो मैं जानता हूँ, वो कई बार जो देखते हैं तो उसमें कई बार गलती होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं वहां पर बना करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से चीजें होती हैं। अब सर हम चलते हैं। इस कोर्स में आप पामिस्ट्री कवर करेंगे सर थोड़ी बहुत? पामिस्ट्री नहीं, लाल किताब पामिस्ट्री। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। नहीं बोल देना, ठीक है ना? लाल किताब पामिस्ट्री भी इसमें होगी। इसमें वास्तु के सूत्र भी विशेष करके बताए जाएंगे, मकान के बारे में सूत्र बताए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो 2 महीने का था कोर्स, ये 6 महीने का कोर्स है। तो 6 महीने के कोर्स में कुछ तो एड ऑन होना ही था। जो चीजें छूट गई थी वो चीजें सारी इसमें एड ऑन की गई है। ये फुल कंप्लीट कोर्स हम करेंगे और डिटेल से करेंगे। अब चलते हैं ये बात में। अभी एक ने पूछा था कि मंगल बद क्या होता है। मंगल बद में इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, इम्पेशंस बहुत रहता है व्यक्ति, हर काम को जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में करना चाहता है। कितनी भी खुशी की, प्यार की, मोहब्बत की बात चल रही हो, झगड़ा जरूर क्रिएट कर देगा। अपनी बात को ऊपर रखने के लिए दूसरे को दबाने की कोशिश करता रहता है, इसलिए जाने अनजाने में रिलेशन खराब कर बैठता है। उसे बातचीत में जब भी लगता है कि तू हार रहा है, उसी समय हल्ला मचा देता है और वो विवाद को जन्म दे देता है। प्रयास करता है कि सामने वाले को ऐसी कोई कटीली बात कह दूं कि तुरंत हार जाए और अभी बीच मैदान में से छोड़ के भाग जाए, ताकि मैं जीत जाऊं। अपनी विजय को अपनी बातचीत में, वो हर बात में लड़ा, जो है अपनी बात को अपने मान सम्मान से जोड़ के देखने लग जाता है। इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं महसूस करता रहे क्या फर्क पड़ गया उसने बोल दिया, चलो भाई, या फलाना आदमी भी अच्छी बात कह सकता है। उसको लगता है जो कहूंगा अच्छा कहूंगा तो सिर्फ मैं ही कहूंगा, लोग तारीफ करें तो मेरी ही तारीफ करें, दूसरे की कैसे करते, दूसरा कैसे अच्छा बोल सकता है, दूसरा तो अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो उनमें ये मादा नहीं होता इस बात को समझने। गुरुजी, मंगल बद के बारे में, हाँ जी। गुरुजी इसको ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग जैसे मेंटालिटी से सफर करते हैं कि वही सुपीरियर है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? नहीं, इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता विनय जी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो एक स्टेट ऑफ ब्रेन है, बट इनमें क्या होता है कि ये जब परेशान होते हैं ना और अकेले होते हैं, तो ये कमजोर बहुत होते हैं दरअसल अंदर से। मंगल बद वाले लोग अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं अंदर से, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। इनमें वो साहस और शक्ति टाइप नहीं होता कि भाई मैं आई एम सुपीरियर। ये सिर्फ दिखावे के लिए अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर अपने से कमजोर लोगों को शिकार बनाते हैं। मतलब उन लोगों से बातचीत या डिबेट करना शुरू करेंगे जहां इनको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये तो हार ही जाएंगे कम से, यानी कि अपने ईगो को फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी ईगो को मसाज करने के लिए
ये अक्सर उन लोगों को ज्यादा ढूंढते हैं और जहां पर ये अपनी ज्ञान का, प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। ज्ञानियों के बीच में इनको बिठा दो, इनसे बोलते नहीं बनता है। ज्ञानियों के बीच में अगर इनको पक्का कह दो यहाँ एक एक आदमी छटा हुआ इंटेलिजेंट आदमी है और उनको अब बोलो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, मैं कह रहा हूँ वो चीन और चाइना और इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। मतलब उनको तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलूं, क्योंकि वो अंदर से घबरा चुके होंगे और घबराने के बाद इनकी हालत ऐसे हो जाते हैं कि वह पूछो मत, फिर इनको संभाले नहीं संभाला जा सकता। हाँ, परंतु अगर इनको लगे कि यार ये तो बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस वहां ये शेर हो जाएंगे एकदम से। इसी कारण से मंगल बद वाले लोग अपने घर वालों को ज्यादा परेशान करते हैं, बाहर नहीं परेशान करते। मंगल बद की कुछ खासियत भी मैं बता दूं। मंगल बद वाले को कभी मत कहना कि तुम पैसा नहीं कमा सकते। पैसा वो कमा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, पर करता स्ट्रगल ही रहेगा। कभी भी बहुत ऊंचे लेवल पे पैसा नहीं कमाएगा। हाँ, अपना पेट भर लेगा, अपने परिवार का पेट भर लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमेशा ध्यान। दूसरा, झगड़ा वो करेंगे पर अपनों के साथ ज्यादा करेंगे, बाहर वालों के साथ कम। ये मत कह देना कि तुम्हें गुस्सा आता तो इसका मतलब नहीं है कि किसी वो पुलिस वाले को थप्पड़ मार देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मंगल बद वाला ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। मंगल बद वाले के साथ कहा जाता है खुद दुखी दूसरे को रखता दुखी, खास करके जो उसके साथ रहे उसको रखता दुखी, ये उसकी खासियत है। मतलब जो उसका जीवन साथी होगा वो सबसे ज्यादा दुखी होगा, उसके बच्चे होंगे वो उससे ज्यादा दुखी होंगे, या उसके भाई बंद होंगे वो उससे ज्यादा दुखी होंगे। कि दुखी क्यों होंगे? उसके स्वभाव के कारण दुखी होंगे। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि मंगल बद होते हुए भी मंगल बद कितना बद है, इस बात पर भी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि ये कितना हल्लाबाज है, कितना हल्ला मचाएगा। पर हाँ, घर वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ उनके ऊपर, क्योंकि इनको पक्का पता है कि घर वाले मेरा कर क्या सकते हैं, ये मेरा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। वो मतलब पहले से इतना कैलकुलेटिव होता है वो, ऐसा नहीं कि गुस्सा वो जबरदस्ती करके दिखाए। पर हाँ, जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही, इसको कुछ छेड़ो मत, ये जो कह रहा है उसकी बात मान लो, इसकी हाँ में हाँ मिला लो, नहीं घर में कलह हो जाएगी, घर में पंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इनकी हाँ में हाँ जो व्यक्ति मिलाता रहेगा, ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके अलावा कोई इनकी जिंदगी में बढ़िया आदमी नहीं होता। और उसी आदमी ने जो इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था 10 दिन तक, 11वें दिन जिस दिन ना कर दी, उसी दिन उससे बेकार आदमी कोई नहीं। मतलब वो उसी समय बेकार हो जाएगा। तो जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, वो बंदा बेस्ट बंदा है। और नहीं तो वो बेकार आदमी, पलट गया, अपनी बात से पलट गया, वो इंसान बढ़िया नहीं रहा। तो ये चीज को हमें धीरे धीरे समझना होगा। मंगल नेक को कैसे समझा? तो आपने मंगल नेक समझ लिया, मंगल नेक को समझ लिया कि भाई सूर्य बुध अगर एक साथ होंगे तो मंगल नेक माना जाएगा। हाथ में दिमाग की रेखा तंदुरुस्त होगी, अच्छी होगी तो मंगल नेक माना जाएगा। हाथ में चतुर्भुज का निशान होगा तो मंगल नेक माना जाएगा। इसके विपरीत तथा यदि कुंडली में 3 ग्रह अच्छे हालात में हुए, ये भी ध्यान रखना, अगर मंगल बद के मैं भी वो जो बताऊंगा, अगर 3 ग्रह इंडिपेंडेंटली अगर आप उनकी स्टडी करो, चाहे आप बेशक वैदिक नियम लगा करके करो, चाहे कैसे भी करो, अगर 3 ग्रह के हालात अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं तो उनको देखना है। 3 ग्रह कौन से देखना है? सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है और गुरु देखना है। सूर्य चंद्र गुरु 3 ग्रहों को जज करो। अगर तीनों अच्छे हैं, फिर चाहे मंगल बद के कितने भी आपको जो मैं योग लिखवाऊंगा, चाहे उसमें कितने भी आ जाएं, पर वो मंगल नेक ही माना जाएगा। समझ गए? एस्ट्रोलॉजिकली 2 पॉइंट बताएं, एक सूर्य बुध एक साथ हो, दूसरा 3 ग्रह सूर्य चंद्र गुरु। और इसमें से भी जब आप फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पाएंगे जिनमें से जो ग्रह कमजोर होगा, जो ग्रह पीड़ित होगा इन 3 ग्रहों में से, उसी चीज से सबसे ज्यादा मंगल बद वाला व्यक्ति पीड़ित मिलेगा। अगर चंद्रमा कमजोर मिला उसका तो खुद ही दुखी मिलेगा।
बहुत क्रिटिसाइज करेगा, सेल्फ क्रिटिसाइज करेगा, हमेशा कहेगा मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मुझे अक्ल नहीं है, मुझे फलाना नहीं है, मुझे हर कोई बेवकूफ बना लेता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में रहेगा ऑलवेज, हमेशा मानसिक रूप से दुखी रहेगा। इसी तरीके से सूर्य खराब हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस के लेवल में भारी कमी देखी जाती है। गुरु खराब हो जाएगा तो फिर उसमें करेक्टर से रिलेटेड काफी कमियां देखी जाती है। वो अलग अलग मुद्दों पे है, और तीनों खराब हो जाएं तो फिर कहना ही क्या, फिर तो उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। और तीनों अगर अच्छे हो जाएंगे तो मंगल नेक माना जाएगा। अब मंगल बद पर चलते हैं हम। बद का मैंने एक लक्षण बताया कि हस्तरेखा में कहीं पर त्रिभुज बना हो, पर ये त्रिभुज अगर सूर्य के ऊपर, सूर्य के क्षेत्र पे होता है तो खराब नहीं माना जाता। उसके अलावा कहीं पर भी त्रिभुज बन जाएगा तो मंगल बद कहलाएगा। सूर्य और शनि जन्म पत्रिका में एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध में हो। अब यहाँ ये ध्यान रखना, जब मैं दृष्टि संबंध की बात करूं तो लाल किताब की दृष्टि विशेष रूप से देखनी है। जैसे कि सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है और शनि बैठ जाए 7वें में, तो आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है कि हर ग्रह अपने से 7वें को देखता है, तो लाल किताब के अनुसार भी फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठेगा वो अपने से 7वें को 100% दृष्टि से देखता है। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो शनि 7वें में बैठा है, तो उसको 100% दृष्टि से देख रहा है। तो ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बन गया कि नहीं बन गया? तो ये भी मंगल को बद कर देगा, ये मंगल बद की निशानी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको समझना है कि बुध और केतु एक साथ बैठ जाएं, बुध और केतु एक साथ बैठ जाएं। पहला लिखा आपने सूर्य शनि एक साथ हो या सूर्य शनि दृष्टि संबंध में हो तो मंगल बद हो जाएगा। इसी प्रकार से बुध और केतु यदि एक साथ बैठ जाएं तो भी मंगल बद हो जाएगा। अब मैं इसको आसान तरीका बता दूं आपको समझाने का कि मंगल बद देखने का एक और आसान तरीका ये है कि मंगल के दो दुश्मन हैं, बुध और केतु। दुश्मन तो नहीं कहना, ये समझ लेना चाहिए कि ये दो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है मंगल ग्रह, बुध और केतु। अब लाल किताब के अनुसार पहला भाव और 8वां भाव ये मंगल का है, क्योंकि मेष राशि पहले भाव की है, वृश्चिक राशि 8वें भाव की है, तो इसका मालिक बन जाएगा मंगल ग्रह है। और तीसरा भाव जो होता है, वैसे तो ये बुध का है पर मंगल का पक्का घर कहा गया है लाल किताब में। तो पहले भाव में केतु आ जाए, 8वें भाव में केतु आ जाए, तीसरे भाव में केतु आ जाए, यानी मंगल के घर में केतु आ जाए, यानी कि पहले भाव में केतु आ जाए, तीसरे भाव में केतु आ जाए या 8वें घर में केतु आ जाए तो मंगल बद हो जाएगा। इसी प्रकार से बुध ग्रह पहले भाव में, तीसरे भाव में और 8वें भाव में यदि बुध आ जाए तो भी मंगल बद हो जाएगा। मंगल और केतु एक साथ बैठे हों, कुंडली में मंगल और केतु एक साथ बैठ जाएं तो भी मंगल बद हो जाता है। राहु यदि 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठ जाए, राहु 5वें में या 9वें में बैठ जाए तो मंगल बद हो जाता है। और मंगल बद वाला किसी की सुनता नहीं है, अपनी अपनी ही सुनाना पसंद करता है। तो मेरा ये मानना है कि मंगल बद लाइफ में स्वभाव पर यानी कि नेचर पर, पर्सनैलिटी में एरर पैदा करता है।
शुक्र यदि नवम भाव में बैठ जाए, शुक्र यदि नवम भाव में हो तो भी मंगल बद है। सूर्य यदि छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में यदि हो तो भी मंगल बद हो जाता है। तो कौन से बृहस्पति भाव में? सप्तम भाव में, प्लीज रिपीट कर देना सूर्य वाला। सूर्य छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में तो मंगल बद हो जाता है। बृहस्पति सप्तम भाव में, अब ये ध्यान रखना, बृहस्पति सप्तम का मैंने बड़ा बताया भी था अपनी क्लास में, और इसका अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए। जिनका बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ जाता है वो मैरिज लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उनको अपने घर में मंदिर भी नहीं बना करके रखना चाहिए। जो सप्तम भाव में अगर बृहस्पति मंदिर बना करके रखते हैं तो उनके साथ भी दिक्कतें ज्यादा पैदा हो जाती है। जितनी घर में बैठ के पाठ पूजा करते हैं उतना हल्ला मचाते हैं वो लोग, तो ये मंगल बद भी कर देता है। इसी प्रकार से चंद्रमा 12वें भाव में, ये मंगल बद करने के कुछ योग हैं। अब ये मंगल बद मैंने बताया कि भाई ये उपद्रव मचा देते हैं, हल्ला मचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं, अपनी ईगो को मसाज करने लगते हैं। पर यदि चंद्रमा, ये ध्यान से समझना, चंद्रमा की मदद मंगल को मिल जाए तो थोड़े शांत हो जाते हैं, मतलब फिर समझदार से लगते हैं। पर ऐसा नहीं कि शांत वैसे हो जाते हैं, अपने आप में तो अशांत रहते हैं, घर वाले तो इनसे थोड़े परेशान रहते हैं, फिर भी बियरेबल हो जाते हैं, मतलब सहन करने योग्य हो जाते हैं। वो कैसे देखेंगे आप कि चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, इनको नोट कर लो। चंद्रमा यदि 1, 2, 3, 4, 8 और 9 इन भावों में बैठा हो तो ये काफी हद तक उन्हें शांत कर देता है। शांत का मतलब बिल्कुल नॉर्मल वाली बात तो नहीं आएगी, पर हाँ एज कंपेयर टू अदर्स, कि जैसे कि फिर ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, घर में कोई चीज तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, सर क्वेश्चन पूछूं? मार पिटाई नहीं करेंगे, सर मैन मंगल हैंडलिंग नहीं करेंगे। मंगल का कोई बैड प्लेसमेंट नहीं है अपना? अपना चौथा और मंगल का आठवां, चौथा और आठवां, 4th and 8th जहाँ नीच हो जाता है। चौथे में नीच का हो जाता सर 8वां तो आपने खुद का बताया था ना, मंगल का, है। वृश्चिक राशि का। हाँ जी, हाँ जी, पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है उसकी। रत्ना जी ने पूछा है कि बैड प्लेसमेंट फॉर द मार्स, 4th and 8th। 8 भी खराब मानेंगे। प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना है कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमने उसका जवाब देना है। उन्होंने पूछा बैड प्लेसमेंट मीन्स 4th and 8th। अष्टम का मंगल अच्छा तो नहीं होता, ना वैदिक के अनुसार होता, ना लाल किताब के अनुसार होता। जी जी, ये ध्यान रखना। सर वो स्वराशि का हो तो, चाहे वो शुभ राशि का, अपनी ही राशि का क्यों ना हो, चाहे वो वृश्चिक राशि का ही क्यों ना बैठा। यस सिर्फ मंगल दोष में थोड़ी कमी ले आता, मांगलिक दोष में थोड़ी कमी आ जाती है स्वग्रही होने से या उच्च के होने से, बाकी प्लेसमेंट को अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई आप लोगों को कि मंगल बद करने वाली चीजें हैं और किन किन तरीकों से आपको मदद मिल जाती है। क्या लिखा है, बुध मंगल की युति में बद होगा क्या? बुध मंगल की युति में बद नहीं होता। बुध मंगल की युति, मैं दोबारा से बोल देता हूं, मंगल और बुध की युति, मंगल और बुध की युति खराब नहीं होती है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार
बुध जो है अकल है आपकी, दिमाग है आपका, और मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा है। जब आप अपनी ऊर्जा को अकल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मंगल बुध आपस में शत्रु हैं, पर साथ जब साथ बैठ जाएंगे तो शत्रुवत व्यवहार नहीं करेंगे। वैसे अलग अलग होंगे तो एक दूसरे के दुश्मन है, पर साथ बैठने पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। अब हम बात करेंगे, अब जिन भी लोगों की कुंडलियों में मंगल बद आया है तो घबराएं नहीं। जो मैं उपाय बताऊं उपायों को करना है, और कारक बताने की लगता नहीं मुझे जरूरत है, जब हम क्लास में होंगे जब बताएंगे वो आप सभी जानते हैं मेरे को जहां तक लगता है। मंगल जो है, फिर भी हल्का जल्दी से मैं बता दूं, भाई जो होता है वो मंगल है, जमीन, खून और शक्ति, बहादुरी, आग, आपका फौज, मतलब लड़ने की शक्ति जिसमें वो पुरुष शक्ति, आपके मित्र आपके मंगल हैं, महावत। तनु जी इसके लिए वीडियो देखिएगा क्योंकि ये तो रिपीट होता चला जाएगा कि मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। और जानवरों में बंदर, शेर, भेड़िया, सुअर, चमगादड़, ये सभी जो है मंगल से रिलेटेड होते हैं लाल किताब के अनुसार। डॉक्टर मंगल की देन है, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट का काम, स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों के लिए मंगल अच्छा होना बहुत निहायत जरूरी है। इंजीनियरिंग, लोन का काम, कर्जे का काम, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, और यदि मंगल खराब हो जाए तो शरीर में फोड़े फुंसी निकलना, ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, फैटी लीवर होना। वैदिक में हम फैटी लीवर को जुपिटर से देखते हैं, लाल किताब में फैटी लीवर को मंगल से देखते हैं। ऐसा है हितेश जी, जो आप लिख रहे हो, मैं क्वेश्चन सेशन करूंगा उस समय आप पूछिएगा। इस समय नहीं, ध्यान आधा इस पे जाएगा तो जो बोलने वाला हूँ वो चीज भी साइड में हो जाएगी। आप सभी को मैं मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। आप शायद नए हैं, अदरवाइज तो आप जानते हैं कि हम हर एक का 3 बार पूछते हैं क्लास में, भाई और किसी का क्वेश्चन हो तो बताओ। हैं, सब जब थक जाते हैं फिर जाते हैं सभी लोग। तो ये कारक हैं मंगल के, इनको आप नोट कर लें। अब जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल ग्रह बद है उन्हें उपाय लिखना है। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें मंगल नेक करने का उपाय करना चाहिए। मंगल नेक करने का उपाय क्या है कि आपको बनावटी रूप से, बनावटी सिंबॉलिक रूप से आपको सूर्य और बुध को एक साथ जोड़ देना है। अब सूर्य बुध कुंडली में तो जुड़े हुए नहीं है, अगर कुंडली में जुड़े होते तो मंगल वैसे ही बद नहीं होता। तो निश्चित रूप से कि आपका सूर्य और बुध अलग अलग बैठे हैं। तो सूर्य बुध को मिलाने का तरीका क्या है? एक तांबे का लोटा लीजिए और ढक्कन वाला लोटा ले लीजिए, या ढक्कन वाला कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें साबुत हरे मूंग से उसे भर लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए, तो एयर टाइट बंद कर दीजिए। लाल किताब तो कहती है टाका लगवा दो चारों तरफ उसके, बिल्कुल एयर टाइट बंद। अगर कोई बर्तन ऐसा है जो एयर टाइट बंद हो सकता है तो टाका नहीं भी लगाओगी तो भी चल जाएगा। उसको करके किसी अपने घर पे के पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ उसको स्थापित कर दो। ऐसी जगह जाकर के रख दो जहां कोई बच्चे ना उठाएं, कोई इधर उधर बार बार हिलाना दुलाना नहीं है। तो आपने सिंबॉलिक रूप से सूर्य और बुध को जोड़ दिया। तांबा सूर्य
और बुध हरे साबुत मूंग की दाल, इन दोनों को मिला दिया। पूर्व दिशा सूरज की दिशा, उत्तर दिशा बुध की दिशा, दोनों को मिलाकर के इन दिशाओं में रख दिया, तो एक प्रकार से स्थापित कर दिया। अब आपने नियम क्या फॉलो करने हैं। जिन लोगों के भी मंगल बद्ध हो, या जो मैंने जितने योग लिखवाए हैं आप लोगों की कुंडलियों में, अगर ये मैच कर रहे हैं, चाहे राहु पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है, शुक्र नवम में बैठा है, तो उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको सिंपल सी बात है, उनको कुछ नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना, बेकरी आइटम नहीं खाना, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना, ये छोड़ देना चाहिए। यदि किसी का मंगल बद है, वो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, बेकरी आइटम्स खाता है, तो फ्राइड आइटम्स खाता है, तो समझ लेना फैटी लीवर बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाएगा उसको। डाइजेशन से रिलेटेड कई इश्यूज खड़े रहेंगे। दूसरों को माफ करने की प्रकृति को डेवलप करना है अपने अंदर। रोज कम से कम 10-11 बार बोलना है उन्हें बाकायदा कि जा, मैंने तेरे को माफ किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने माफ कर दिया, अब मेरा तेरा कनेक्शन खत्म, मैंने तेरे को हर तेरी गलती को माफ किया। यानी जिससे भी आप नाराज हो उसको माफ करना है, दिल से माफ करना। कम बोलने का अभ्यास करना है, ज्यादा नहीं बोलना। उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, मौन धारण करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। 1 घंटे से शुरू करना चाहिए कि मैं 1 घंटे इस घंटे मौन रहूंगा। कोई भी पूरे 24 घंटे में 1 घंटा वो ऐसा रखें जब बिल्कुल मौन रहे। ऐसे इस मौन को बढ़ाना है, 1 घंटे के बाद 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। यानी कि कम बोलें, मीठा बोलें। सूत्र नोट कर लें, मंगल ठीक हो जाएगा। कम बोलें, मीठा बोलें। घर में आए हुए मेहमान की आवाभगत करनी है। पानी पिलाने के बाद मीठा खिलाएं, मिठाई खिलाएं चाय की जगह है। मंगल बद वाले को जरूर अपने घर में मीठी चीजें रखनी चाहिए, मिठाई रखनी चाहिए। खास करके लाल रंग का आइटम रखें तो बहुत ही अच्छी बात। तो आने वाले मेहमानों को मिठाई खिला करके ही विदा करें। इसी प्रकार से अपनी बहन बेटी कोई आती है तो उसे भी लाल रंग की मिठाई दें, लाल रंग का कपड़ा दे करके ही विदा करें। पक्षियों को भी मीठी चीजें खिलाएं। तंदूर की बनी हुई रोटियां, तंदूर में रोटियां बना लें, पर वो मीठी रोटियां, मीठी रोटियां जो तंदूर में बनी हुई हो, रोटियां गरीबों में बांटें। एक ज्योतिष में आता है हलवा बांटना उपाय में, पर ये जिनका मंगल बद हो उन्हें हलवा जब बनाएं तो उसमें दूध जरूर मिलाएं। दूध मिला करके जो हलवा बनता है वो हलवा गरीबों में बांटें, मंदिर के बाहर बांटें, तो ये उनको बहुत फायदा करता है, मंगल नेक बनाने का काम करता है। चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर करके रखें। सर चांदी के डिब्बे में शहद भी तो बताया था आपने भर के रखने को मंदिर में, हाँ जी, तो वो ज्यादा बेटर है या गंगा जल भर के रखना? जो आपसे बन पड़े, इसीलिए इतने सारे ऑप्शन बताए गए। हाथी दांत को अपने घर पे रखना या अपने पास रखना, पर हाथी दांत रखते समय कुंडली दिखाना जरूर कि कुछ जगहों पर हाथी दांत रखना अशुभ माना जाएगा। साउथ डायरेक्शन के घर में ना रहें। भाइयों से झगड़ा ना करें, मित्रों से झगड़ा ना करें,
भाइयों के साथ अनबन ना करें। हमेशा दांत साफ रखें। लाल किताब में तो आया नीम की दांतों से जो है एकदम दांत साफ रखें, कि बुद्ध का प्रतीक है दांत, नहीं तो बुद्ध खराब हो जाएगा। गुड़ की रेवड़ियों को जल प्रवाह करें, और ये जल प्रवाह 43 दिन तक करना होता है, अगर मंगल ज्यादा खराब हो जाए तो। समय समय पर रुद्राभिषेक करवाते रहे। अगर रुद्राभिषेक ना करा सकें तो स्वयं अपने हाथ से जलाभिषेक करें। ज्योतिर्लिंग पर, ये शिवलिंग पर जो है जल धारा अर्पित करते रहें, भगवान शिव को नमन करें, भगवान शिव की उपासना करें। अनंत मूल की जड़, अनंत मूल की जड़ धारण करें। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखाने के बाद मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। कुछ लोगों का रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, उनके लिए मंगल ग्रह के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। कितने उपाय हो गए गिने? जो आज कितना फायदा कर दिया है? 23 हो गए सर। 23 हो गए, और लिख लो फिर। मैंने तो 19 लिखे हैं। कोई बात नहीं, दोबारा सुनेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और अच्छा समझ में आएगा। वट वृक्ष जो होता है, बड़ का पेड़ जो होता है, जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं, उसकी जड़ में मीठा दूध डाल दें, और जो मिट्टी गीली हो जाए उसका तिलक माथे पे लगाएं और नाभि पर लगाएं हल्का सा। ये बहुत अच्छा उपाय है। सर प्लीज रिपीट, सॉरी। बड़ का पेड़, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी जड़ में मीठा दूध डालना है, और जो मिट्टी गीली हो जाती है फिर माथे पर उसी से तिलक लगाएं। ये सारी चीजें मंगल को नेक कर देगी, जितने भी उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर शिवजी चंद्रमा है या शिवजी मंगल भी हैं? शिवजी ज्योतिर्लिंग की जो पूजा होती है वो एक प्रकार से मंगल को शांत करने की पूजा होती है। शिव का संबंध चंद्रमा से भी, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को सम्मान दिया था अपने मस्तक पर धारण करके, उनके दोष को दूर करने के लिए। अर्थात कुंडली में चंद्र दोष हो तो भगवान शिव की उपासना यानी कि भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। कर्म कांड के हिसाब से जो रुद्राभिषेक है उसको करने से मंगल ग्रह को शांति प्राप्त होती है। इसीलिए आपको मालूम है कि मंगल ग्रह एक्सीडेंट का कारक है, ऑपरेशन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, मुकदमे का कारक है। ये सब हो जाने पर रुद्राभिषेक की सलाह दी जाती है, रुद्राभिषेक करवाइए। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जब हम शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो उससे मंगल ग्रह शांत होता है। कि मंगल ग्रह जब उग्र होते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, बहुत बड़ी चोट मारने में सक्षम होते हैं मंगल। बड़े बड़े अग्निकांड करवा देते हैं, आगजनी की घटनाएं करा देते हैं, डकैती की घटनाएं करा देते हैं। घर के अंदर किसी को धारदार तलवार से, चाकू से, छुरे से, गोली से, इनसे मार देना, मौत हो जाना, ये सब मंगल का दुष्परिणाम है। ठीक है, ये कुछ उपाय थे, इन उपायों को करें। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन लेते हैं। सर 24 उपाय हो गए, एक और बता दीजिए सर, 25 हो जाएगा। चांदी, कोई भी ठोस चांदी की चीज, मतलब ठोस चांदी अपने घर में जरूर रखें, है तो चांदी की ईंट बनवा लें।
100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की, जैसी भी अपनी इच्छा शक्ति हो ठोस चांदी की जो ईंट बनी आई आती है, बिस्कुट टाइप में आते हैं, जब आप जाएंगे तो बना लें और उसको अपने घर में जरूर रखें। तो जी जिनका गुरु आप कह रहे हो 7th में है, उनको मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो अगर इसका कोई हल नहीं, फिर वो मंदिर हटाना पड़ेगा या कुछ और कोई हल है? पूजा मत करो ज्यादा बैठ करके, पति देव की सेवा करो, हैं, भगवान जी को पति मान लो, ईंट कहाँ रखी चांदी की? हैं। जी सर। चांदी की ईंट जी कहाँ सर। रखी? ईंट कहाँ रखे हैं अब ये तो मैं कैसे बता दूं, अब आपके घर में कहाँ रखनी चाहिए, बस जहाँ चोर ना देख सके वहां रखो। सर ईंट को चौकोर शेप में बनाए तो ज्यादा बेहतर। चकोर, चकोर में ही आती है। हाँ सचिन गुप्ता जी बताइए, जो कैमरे पे होंगे जवाब मैं उसी का दूंगा, ये ध्यान। सर अगर हाँ, सूर्य बुध और शनि इकट्ठे होंगे तो फिर उसे बद मानेंगे या नेक मानेंगे? आपने क्या कहा, सूर्य शनि और बुध? हाँ जी। हाँ देखिए, सूर्य शनि और बुध जब भी एक साथ लाल किताब में आ जाएं तो हमने देखना है कि बाकी जो योग हैं, खास करके राहु को देखिएगा, क्योंकि राहु कहीं 5वें 9वें में तो नहीं, फिर शुक्र को देखिएगा कि शुक्र कहीं 9वें में तो नहीं। अगर इस तरह की चीजों को देखें, ऐसे में केतु डिसाइड करता है। केतु अगर नेक हो जाएगा, मतलब केतु अच्छा हो जाएगा, केतु सही जगह प्लेस्ड हो जाएगा, तो ये मंगल बद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध भी इकट्ठे हैं और सूर्य शनि भी इकट्ठे हैं, दोनों चीजें इकट्ठे होंगी, तीनों बैठेंगे तो डिसीजन दूसरी जगह से आएगा। साथ में फिर भी अगर डाउट हो आपको, उसके स्वभाव को बड़े ध्यान से अध्ययन करना है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है, फटाफट क्रोध आ जाता है, अपनी बात को ही मनवाना चाहता है, या जो उसने पहले से सोच रखा है, अगर सामने वाले ने वो बात कह दी तो ठीक है, फिर तो बंदा ठीक है, नहीं तो बंदा खराब, ऐसा हो जाता है, तो भी इसका मंगल काफी हद तक मंगल बद के लक्षण आ रहे हैं। पर साथ में टेक्निकली ये चीजें जरूर देखनी है, आपने राहु को देखना है, केतु को देखना है, शुक्र को देखना है, इनकी प्लेसमेंट जरूर, तो ही डिसाइड हो। क्योंकि तो ध्यान सर अगर रखिएगा, मंगल जब भी बद होता है वो शुक्र को एंजॉय नहीं करने देता, वो शुक्र को एंजॉय नहीं करने देता, यानी कि घर गृहस्थी को ढंग से एंजॉय नहीं करने देता, वो जीवन में आनंद को एंजॉय नहीं कर पाता है, और वो अपनी ही चीजों को खराब करने में लगा। तो सर अगर मंगल के साथ में चंद्र होगा या गुरु होगा या सूर्य होगा तो भी उसको मदद मिलेगी उसकी, तो कम हो जाएगा उसका ऑफर? मंगल के साथ उसमें देखा जाता है, मतलब ये 7 का मतलब ये होता है, 7 से इधर लाल किताब में नहीं है, ये थोड़ा समझने का अंतर है। युति का भी मतलब नहीं है इसमें, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये ग्रह चंद्रमा, गुरु, सूर्य अगर अच्छे हालात में होंगे, मतलब ताकत में होंगे, तो बेशक मंगल से वो युति संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उसके बावजूद भी मंगल को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, और मंगल बद वाला कोई सीन आप किसी उसके सामने नहीं खड़ा। ओके सर। तो सर मतलब जो लेट मैरिज होती है या बच्चे खराब होते हैं तो उसमें भी मंगल बद का रोल ज्यादा है? मंगल बद का रोल दोनों में ही रहता है, लेट मैरिज भी होती है, इसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह के पीछे मंगल बद होता है, और बच्चे का खराब हो जाना, गर्भ में गर्भापात हो जाना, मंगल बद। अगर किसी के साथ ऐसा रहो, कुंडली में मंगल बद हो और संतान डैमेज हो रही हो, तो उन्हें मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके और दबाना चाहिए, वीराने जगह में दबाना चाहिए, तो फिर ये दोष काफी हद तक कम हो। मतलब मंगल बद चेक कर लेना, और साथ में देखना बच्चे बार बार डेथ कर रहे हो या नहीं रुक रहे हो, तो ये उपाय करना है, वरना ये तो सर मिट्टी मैंने के घड़े। कई कुंडलियों में देखा है जिनकी शादी नहीं हो रही, उनका मंगल बद, अगर वो दूर मंगल बद काफी आ रहा है, राहु 5वें या 9वें में काफी आ रहा हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो मान ही रहा हूँ सचिन की भाई, ये मंगल बद के पीछे दो रीजन, मतलब मंगल बद जब होता है तो दो चीजें दिक्कत में आती हैं, मैरिज में लेट भी हो जाती है, और मैरिज होने के बाद में झगड़े भी हो जाते हैं।
हाँ, क्योंकि 7th लॉर्ड 7th में भी बैठा है और भी पोजीशन ठीक है, लेकिन मंगल बद होने से कई बार शादी नहीं भी होती। हाँ, उसके पीछे और भी रीजन है ना। हाँ हितेश जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। पहली बार आपका सेशन अटेंड किया है, काफी बहुत अच्छा लगा। आपका टीचिंग का जो तरीका है, बहुत पेशेंटफुली आप सबको समझाते हैं। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग द लिंक। थैंक यू। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सूर्य बुध अगर साथ में होते हैं तो मंगल बद नहीं होता। यदि सूर्य बुध साथ में हो और उनके साथ मंगल भी हो 7th हाउस में, और 9th हाउस में शुक्र भी हो, और 1st हाउस में चंद्रमा भी हो, तब ये मंगल बद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पहली बात तो इसमें हितेश जी हमें बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, आपने 2-3 बातें इकट्ठी एक साथ रखी हैं। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा यदि 1st हाउस में बैठेगा तो सप्तम में जो बैठा हुआ ग्रह है उसको 100% दृष्टि से देखेगा। वहां पर सूर्य भी बैठा हुआ है, वहां पर मंगल भी बैठा हुआ है और वहां पर बुध भी बैठा हुआ है। तो मंगल को चंद्रमा की मदद मिल गई है यहाँ। सबसे पहली बात तो मदद को मिल गई। पहले मैं सभी के लिए समझा दूं चंद्रमा की मदद किस प्रकार से होती है, मंगल के अंदर कैसे मदद करता है। जैसे दूध में हम खांड मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो खांड जो होती है, खास करके जो देसी खांड होती है, लाल किताब उसको मंगल जो है मंगल कहती है। और दूध को तो आप सब जानते हैं कि चंद्रमा है, दूध का संबंध चंद्रमा से है। तब दूध में खांड मिला करके मीठा हो जाता है। जब उसको एक बार आप मिला देते हैं तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब उनकी मिलावट जो होती है वो इतनी गहरी हो जाती है, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हितेश जी ने जो ये बताया है, इसमें चंद्र और मंगल की मिलावट आपस में बहुत गहरी हो गई है। साथ में इस मंगल को सूर्य की भी सपोर्ट हाथ में लग रही है। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देखना है। क्या देखेंगे? नंबर 1 बात, चंद्रमा तो यहाँ पर शुभ है क्योंकि चंद्रमा 1st हाउस में है। मैंने क्या लिखवाया था? चंद्रमा 1, 2, 3, 4 जो और 8 और 9 में यदि बैठेगा तो वो मंगल को मदद देगा, यानी मंगल बद जो होगा तो उसको डाउन कर देगा, अगर होगा भी तो वो असर को कम कर देगा। दूसरी चीज, सूर्य सप्तम में बैठा होगा। अगर सूर्य 6ठे में, 7वें में, 10वें में और 11वें में बैठा होगा तो यहाँ पर मंगल को बद करने का काम करता है, यानी कि सूर्य हेल्प नहीं कर रहा। लाल किताब के अनुसार वैसे भी सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य नीच की राशि के असर पैदा करता है। जबकि वहां पे एक थ्योरी ये भी कहती है कि बुध साथ में होना तो पारस मणि के समान हो जाता है, तो तारक माना जाता है, पारस मणि माना जाता है। तो ऐसे में शुक्र का 9वें भाव में बैठना 30 से 40% तक, टोटल नेट सेल में बता दूं, डिटेल में तो मैं क्लास में कराऊंगा, 30 से 40% मंगल बद का असर मिलेगा। हाँ, 100% मंगल बद का असर नहीं मिलेगा, 30 से 40% तक इम्पैक्ट। गुरुजी आपने कारकों में डॉक्टर को भी मंगल का कारक डॉक्टर को भी बताया है, तो मुख्यतः सर्जन होंगे या बाकी पुर्जा लिखने वाले भी होंगे? वैसे तो मेरा ये मानना है एक अच्छा डॉक्टर के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर किसी भी किस्म का, क्योंकि डॉक्टर को दवाई लिखने वाला डॉक्टर हो तो, चाहे कोई भी डॉक्टर, पहली बात तो। परंतु क्योंकि मेरा ये मानना है मंगल डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ पैदा करता है। अक्सर जब पेशेंट सामने आता है तो कई बार डॉक्टर बड़ा अनडिसाइसिव हो जाता है और खुद ही घबरा करके बैठा रहता है और फिर वो जनरलाइज फार्मूले डालना शुरू कर देता है, रिस्क नहीं लेता, एक पैसे का रिस्क लेता है। आपने अक्सर डॉक्टरों को देखा होगा, पेशेंट की हालत खराब देखी हो, दूसरी जगह रेफर कर देता है, एक दूसरे को टरकाने लग जाते हैं कि भाई पंगे नहीं लेते, जबकि ये एक अच्छे डॉक्टर का गुण नहीं है। अच्छे डॉक्टर का गुण ये है कि अपनी विद्या का पूर्ण प्रयोग करे, प्रॉपर डिसीजन ले कि भाई मुझे इस वक्त में क्या करना है, क्योंकि मंगल का एक गुण मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट जो आती है मंगल के तहत में आती है। इसका मतलब आप एक अच्छे तरह से किसी बीमारी को मैनेज करने में सक्षम नहीं हो। जो भी डॉक्टर किसी बीमारी को ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको सिस्टमाइज वे से
या उसे नहीं मालूम कि इलाज को सिस्टमाइज वे से कैसे किया जाता है, मेरा ये मानना है वो सक्षम डॉक्टर नहीं है। और जो सक्षम डॉक्टर है, मेरा ये भी मानना है साथ में उसका मंगल अच्छा होना ही चाहिए। वास्तुशास्त्री का, डॉक्टर का मंगल अच्छा होना चाहिए। हाँ, मेरे जैसे ज्योतिषी का मंगल थोड़ा बहुत कमजोर भी चल जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि फिर तो नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी कर लेगा मंगल। तो डॉक्टर तो धमका देता है ना, भगा देता है, डांट मार देता है, खबरदार जो तुमने ये करा तो ये करा तो। पर ज्योतिषी डांट देगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो बेचारा उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ज्योतिषियों का मंगल अगर उच्च का नहीं भी है तो भी बहुत अच्छा गुजारा चलेगा। मंगल ज्यादा पावरफुल है तो दिक्कत आ जाएगी, है? तो जिन लोगों का मंगल कमजोर है, लाल किताब उन्हीं के लिए। एक तो ये सॉफ्ट होते हैं बेचारे, है, छोटे छोटे उपायों से काम चलाते रहते हैं, सबको खुश कर देते हैं। चलिए, और किसमें? सर इसमें एक उपाय ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग, आप जो से पहले बताए थे कि चांदी का चौकोर टुकड़ा साथ में रखें करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मंगल और शनि एक साथ हों कुंडली में तब क्या? देखो, मंगल और शनि जब भी एक साथ होंगे तो राहु उच्च का हो जाएगा। आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, एक मसनूई ग्रह का कंसेप्ट होता है जिसमें मंगल और शनि ये बेशक शत्रु होते हैं, पर अगर एक साथ हो जाएंगे तो उसमें राहु की स्थिति अच्छी हो जाती है। और राहु का अच्छा होना ये दिखाता है कि उस व्यक्ति की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मंगल और शनि धन कमाने में दिक्कतें देते हैं, यानी जो धन अर्जित करने में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। पर राहु अच्छा हो जाता है, दिमागी रूप से, कूटनीति रूप से वो अच्छे हो जाते हैं, मतलब वो दूसरों के लिए अच्छा गाइड का काम कर सकते हैं। अर्निंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ होती है। हाँ, प्रिया जी बताइए। सर मैं ये नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक तो मेरा क्वेश्चन वही था जो कि अभी आपने क्लियर कर दिया है कि अगर मंगल और सूर्य, मतलब सूर्य और बुध साथ में हो और मंगल भी साथ में बैठा हो, हाँ, तो वो कैसा प्रभाव देगा? देखिए, वैसे तो कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठता है, उसके साइड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते ही हैं। अब जैसे अगर सूर्य मंगल एक साथ बैठेंगे और वो अगर सप्तम भाव में बैठे तो सप्तम भाव को डैमेज करते हैं। सिंपल सी बात है कि सूर्य भी अग्नि कारक है, मंगल भी अग्नि कारक है, और सप्तम भाव में तो अग्नि का क्या लेना देना, या तो इमोशंस का खेल है ना। इमोशंस की बात में अगर अग्नि आ जाएगी तो डिस्टरबेंस तो क्रिएट होगा ही होगा, है ना। अब डिपेंड्स ऑन कि वो किस भाव में बैठे हैं, ये बात भी तो हमने देखनी पड़ेगी ना। तो सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठ भी जाएं तो ये भी देखना होगा कि किस भाव में बैठे हैं, किस जगह पर बैठे हैं, तथा कुंडली के अन्य हालात कैसे हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है। क्योंकि लाल किताब बिल्कुल एक दूसरे से बंधी पड़ी है, मतलब अकेला प्लेनेट को डिसाइड करने वाला कोई अकेला वो खुद नहीं होता, उसके सपोर्टिव प्लेनेट की हालात कैसे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे एक सूत्र में अगर मैं आपको समझाऊं मंगल कैसा माने, मंगल को अच्छा या बुरा कैसे करें, सिंपल, कुंडली में बुध अच्छा तो मंगल अच्छा, एक लाइन में पूरा मंगल स्पष्ट हो जाता है। बुध अच्छा तो मंगल अच्छा। लेकिन सर अगर बुध सूर्य के साथ होता है तो वो भी वो अस्त कैसे होते भी हैं। साथ हो, आप कुंडली में किसी तरह से भी ये डायग्नोज कर लो कि कुंडली में बुध कैसा है। अगर कुंडली में बुध अच्छा मिलता है आपको तो मंगल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वो खराब मिलता है तो फिर मंगल कहीं बैठा हो, चाहे वो मंगल बद हो या ना हो, तो भी मंगल खराब ही अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि मंगल खराब के रिजल्ट फिर जमीन पे भी पड़ेंगे, जायदाद पे भी पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पे पड़ेंगे, लोन के ऊपर पड़ेंगे, कर्जे पर पड़ेंगे, बीमारियों पर पड़ेंगे, एक नहीं फिर बहुत सारे इम्पैक्ट। ओके, तो मतलब सर इस कंडीशन में भी जो आपने उपाय बताए वो सब हम कर सकते हैं? ये स्टैंडर्डाइज हैं, स्टैंडर्ड के हैं, परंतु इनमें कभी कभी फायदा होता है, कभी नहीं होता है। जब आप स्पेसिफिक रेमेडी करते हैं, यानी कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रह की दृष्टि को देख करके, ग्रह के भाव की स्थिति को समझ करके, उससे जो रेमेडी क्रिएट होती है, जो कि लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जैसे मैंने कहा, बच्चे मर रहे हो मंगल बद के कारण, तो मिट्टी के बर्तन में
शहद भर करके, ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है, आपने दवा, ये स्पेसिफिक रेमेडी है, इसमें मंगल बद भी होना चाहिए, बच्चे मरे, ये लक्षण होना। परंतु अगर बच्चे नहीं मर रहे हैं और मंगल बद है तो ये रेमेडी काम नहीं आएगी, नुकसान जरूर कर सकती है। जी सर। क्योंकि मंगल और बुध आपने एक साथ कर दिए, तो वो बच्चों को बचाने का काम करेगी। ओके एंड सर वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा कि गुरु 7th हाउस में जिसके भी होते हैं उन्हें घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो सर ये तो बेसिकली मतलब मंदिर एक ऐसी चीज हो गया है कि ये डिपेंड करता है कि जो घर के मेन पर्सन है उनकी कुंडली में हो या किसी भी घर में किसी की भी कुंडली में अगर हो। ऐसा है प्रिया जी, बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस पे चलती हैं। मंदिर नहीं बनाने का तात्पर्य ये है सिंपली कि हमें घर में बैठ करके पाठ पूजा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि मेरा बड़े वीडियोस हैं इसके ऊपर, मैंने क्लास में इस पे बहुत डिटेल की हुई है कि 7th हाउस में जब भी गुरु बैठेगा तो पति पत्नी में से दोनों में से किसी एक में स्पिरिचुअल सेपरेटिव इश्यूज खड़ा रहता है। यानी कि एक आदमी अट्रैक्टेड होता है मैरिज लाइफ की तरफ, दूसरा नहीं होता है, तो उसमें ये खतरा बहुत बना रहता है। और ऐसे में घर में बैठ के पाठ पूजा की जाएगी उस व्यक्ति के द्वारा जिसका गुरु सप्तम में हो। अक्सर अनुभव में आया है कि पति पत्नी के बीच में विरोधाभास बढ़ते हैं, कम नहीं होते, मतलब शांति नहीं बनी रहती। बेशक वो चुपचाप बैठे रहे, परंतु आपस में जो इमोशन एक आइडियल मैरिज होनी चाहिए वो मैरिज नहीं बनता, इसीलिए मना किया गया। बाकी मंदिर है ठीक है, पर वहां बैठ करके हरिओम हरिओम कीर्तन मत करो ज्यादा, है नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। इनके मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु है तो अपने पति को ही भगवान मान ले, बस उसी की पूजा में लगे, आते ही खाना दे, पीना दे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिलाए उसको, बस वहीं से मामला सेट होता चला जाएगा। सर इस पे एस्पेक्ट भी इफेक्ट करेगी अगर गुरु लगन में होगी? हाँ बिल्कुल एस्पेक्ट। लगन का गुरु तो वैसे मैरिज लाइफ के मामले में कोई अच्छा नहीं माना जाता। हाँ रत्ना जी। जी सर, जैसे सूर्य और बुध एक साथ हैं कुंडली में और मंगल अच्छा हो गया, लेकिन कोई एक ग्रह जैसे केतु 8वें या शुक्र 9वें ऐसे हो गया, देन तो ये माना जाएगा कुछ कुछ इम्पैक्ट है, कुछ कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सर केतु अगर 8वें हैं तब क्या ज्यादा असर क्या है? हाँ जब भी माना जाएगा, गड़बड़ तो गड़बड़ ही है, पर यह तो है कि केतु सूर्य की बुध एक रेमेडी? साथ होने से, भाई सूर्य बुध एक साथ होने से वो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखेगा कि पड़ोसी आ रहे हैं तो उस समय नहीं झगड़ा करेगा, आवाज को इतना डाउन रखेगा कि पड़ोसियों तक नहीं पहुंचेगी, मतलब वो बहुत सारी चीजों को कैलकुलेशन करके झगड़ा करेगा, पर ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा नहीं करेगा, है ना। हाँ तो फिर झगड़ा इस तो करेगा। केतु की रेमेडी होगी? नहीं अब तो रेमेडी तो जो जिसको तो पूरी कुंडली देख के समझ में आएगा कि किसकी रेमेडी होगी किसकी हाँ नहीं जी, होगी। ठीक है सर। आप लोगों के लिए आज का इतना ही, सभी के क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं।